दोस्तों आज हमारे साथ है डॉक्टर नवीन काबरा, रैली स्कोर प्लेटफॉर्म के रैली स्कोर के सीटीओ और को फाउंडर है काबरा जी। और ये जो रैली स्कोर प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लाखों कैंडिडेट्स आज फिल्टर हो चुके हैं। सैकड़ों कॉलेजेस से ये जो है कैंडिडेट्स थे और कंपनीज रैली स्कोर जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं कैंडिडेट्स को परखने के लिए। सो काबरा जी आज आपसे हम जानना चाहते हैं, रैली स्कोर के बारे में भी थोड़ा और जानेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली कि आपने लाखों कैंडिडेट्स अब देखे हैं जिन्होंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, तो सबसे बड़ी मिस्टेक है, सबसे कॉमन मिस्टेक आपने क्या देखी है कि कैंडिडेट्स जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक आपके हिसाब से वो क्या करते हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कैंडिडेट्स को आता ही नहीं है जॉब ढूंढना, जॉब कैसे ढूंढना है। सब गलत तरीके से कोशिश करते हैं। सपोज कोई कैंडिडेट है जिसको जॉब चाहिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेज्यूमे भेज देते हैं बहुत सारे लोगों को। रेज्यूमे बना लेते हैं पहले, बना लेते हैं। रेज्यूमे तो हर कोई बना लेता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक रेज्यूमे सबको भेज दिया, फिर कुछ रिप्लाई नहीं आया, फिर थोड़े दिन के बाद नौकरी या कोई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, फिर भी कुछ रिप्लाई नहीं आया, राइट। फिर उसके बाद थोड़े बहुत एक दो दोस्तों को पूछते हैं, ऐसे ढूंढते हैं, राइट। ये पूरा गलत है। ओके, ये अप्रोच ही गलत है। अप्रोच ही गलत है, गलत डायरेक्शन से जा रहे हैं। क्योंकि ये देखना चाहिए कि जो कंपनीज है वो कैसे ढूंढ रहे हैं कैंडिडेट्स को। ओके, हाँ बराबर है कि अगर आपको किसी कंपनी में लगना है तो कंपनी क्या करती है ये जानना भी तो जरूरी है। तो आपने अब सैकड़ों कंपनीज देखे हैं। तो कंपनी में कोई है जिसको कैंडिडेट्स चाहिए, तो उसके ईमेल में आए हुए, ईमेल में मतलब ईमेल में कोई अननोन कैंडिडेट ने भेजा हुआ है, तो वो सबसे लास्ट प्रायोरिटी। क्यों पता है? एक टिपिकल मैनेजर सपोज है कोई कंपनी में, उसको दिन के कितने ईमेल आते होंगे? 25, 50, 60, 100, 200। और उनमें से वो कितने ईमेल्स पढ़ते हैं? 25, 30। सबसे अर्जेंट सबसे पहले वो होगा काम से रिलेटेड। तो ये स्टूडेंट्स को, स्पेशली जूनियर लोगों को समझ में नहीं आता है कि काफी सारे ईमेल ये लोग पढ़ते ही नहीं है, सब्जेक्ट लाइन देख के उड़ा देते हैं। और काफी सारे जो कैंडिडेट्स है जो रेज्यूमे भेज रहे हैं, सब्जेक्ट लाइन ही नहीं लिखते हैं, तो उनका तो चांस ही नहीं है। दूसरी बात, या फिर एक ही ईमेल में 10 कंपनी को सीसी करके भेज दिया, राइट। वो तो बहुत ही चलो बेसिक मिस्टेक हो गई। वो भी है कि अगर मैनेजर है कोई, तो वो ईमेल्स पढ़ेंगे जिसके लिए वो टू फील्ड में है, बराबर है। सीसी में है तो वो देखेंगे नहीं, बराबर है, क्योंकि बहुत सारे सीसी सिर्फ ऐसे रिकॉर्ड के लिए दिए हुए हैं, बराबर है। तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात रही प्लेटफॉर्म की, नौकरी मॉन्स्टर वगैरह की, वहां से इतने बेकार रेज्यूमेस मिलते हैं कि उसमें आपका एक रेज्यूमे कहाँ चला गया मिलता भी नहीं है। मतलब एक कैंडिडेट मिलने के लिए 300 रेज्यूमे से शुरू करने पड़ते हैं। नहीं, 100% ट्रू है। तो मैंने देखा है, मैंने अभी हमारी एक जॉब ओपनिंग थी एक टेक्निकल पोजीशन के लिए। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि स्टॉक मार्केट में जिसको F&O का नॉलेज हो, जिसको ट्रेडिंग का नॉलेज हो, उसके लिए जो जॉब एप्लीकेशन आ रहे हैं, एक तो फ्रेशर्स के आ रहे हैं जिन्होंने डेटा एंट्री का काम किया या अकाउंटिंग का काम किया है। अब यहाँ और वहाँ कि हाँ फाइनेंस का तो काम है, मुझे अकाउंटिंग आता है। मतलब ये समझना कि फाइनेंस में 100 अलग तरीके की जॉब होती है। ये बहुत ही हाईली टेक्निकल जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। और कई बार फिर हमारे यहाँ से HR कॉल करता है, कहता है कि आपने अप्लाई किया, इसका नॉलेज है क्या? नहीं, वो तो मैंने बटन दबा दिया था, आप जाने दीजिए। तो कैंडिडेट ही खुद अपने एप्लीकेशन को सीरियसली नहीं ले रहा है। जो कैंडिडेट सुन रहे हैं ये एपिसोड, वो अगर सीरियसली ले रहे हैं, फिर भी वो naukri.com के बाकी कैंडिडेट्स तो सीरियसली नहीं ले रहे, तो उसमें आपका रिज्यूमे भीड़ में घूम गया, एक भीड़ का हिस्सा आ गया। तो आप उल्टा देखते हैं कि ये जो मैनेजर है वो कैसे ढूंढते हैं। सबसे पहले वो कोशिश करेंगे कि कंपनी के अंदर ही कोई है, कोई दूसरे रोल में, उनको यहाँ ये रोल में ले ले, बराबर है, नंबर 1। नंबर 2 जो है कि उनके कोई फ्रेंड ने या कंपनी में कोई एम्प्लॉय जो पता है उनको, उन्होंने किसी का रिज्यूमे फॉरवर्ड किया, तो फिर उसको महत्व होता है कि ऐसे केसेस में ऑलमोस्ट आधे लोग
को मिलता है जॉब कि अच्छा, अंकुर ने अगर मुझे रेज्यूमे फॉरवर्ड किया, तो मैं अंकुर को तो नहीं बोलने वाला हूँ नहीं, गारंटी है कि वो इंटरव्यू तो होने ही वाला है, बराबर है। और अंकुर ने अगर भेजा है तो ऑलरेडी मैं ये सोच रहा हूँ कि अंकुर ने भेजा तो सोच के भेजा है, अच्छा कैंडिडेट है, तो इंटरव्यू भी फेवरेबल होगा, और चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो स्टैटिस्टिकली 30 to 50% इंटरनल रेफरेंस बोलते हैं इन चीजों को, 30 to 50% इंटरनल रेफरेंस को जॉब मिलता है। ये काफी अच्छी बात बताई आपने। जब मैं थोड़ा सा और यंग था, तब मैं सोचता था कि ये किसी का फेवर नहीं ले रहे, हम खुद से मेहनत करेंगे। करेक्ट, मतलब नहीं लोगों को ऐसा लगता है कि अगर 80s के हिंदी पिक्चर देखोगे, उसमें हीरो को ऐसे बीए पास हो जाता है, फिर माँ को बोलते हैं माँ मैं बीए पास हो गया, और फिर माँ बोलते हैं आज तेरे बाबूजी होते तो कितना खुश होते, और ले बेटा मैं मेरे हाथों से गाजर का हलवा खिलाती हूँ, और फिर वो जाके जॉब ढूंढना चालू करता है, और उसको जॉब मिलता नहीं है, क्योंकि कोई और पहचान के थ्रू पहुंच जाता है वहीं पे उसके सामने, और पूरा इंटरव्यू कैंसिल हो जाता है। और वो देखा है सबने, तो सबको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो गलत बात है ऐसा अप्लाई करना। मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन आप उस मैनेजर की तरफ से सोचो कि उसको मिल रहे हैं 100 रेज्यूमे, उनमें से 60-70 लोगों ने रेज्यूमे में झूठ बोला है। वाओ, क्या बात कर रहे हो, कुछ भी फेंका हुआ रहता है। अच्छा। वैसे तो मतलब पैसे दे के कोई आपके लिए रेज्यूमे लिखने को तैयार मिल जाएंगे आपको, ऐसे है सर्विसेज कि पैसे दे के रेज्यूमे लिखवा के लो, वो लोग कुछ भी लिख देते हैं। तो ये लोगों को ऐसे लोग हैं। बाकी फिर बचे 40 लोग, उसमें से 30 तो ऐसे हैं कि वो बिल्कुल ही वो जॉब के लिए सूटेबल नहीं है, कि वो इंटरव्यू में आ जाते हैं, इंटरव्यू में आ जाते हैं तो सबका टाइम वेस्ट हुआ, उनका भी और इंटरव्यूअर का भी। राइट। तो ये सब करने में इतना समय जाता है। ये बात तो सही है। जैसे मैं अभी हायरिंग करता हूँ, मैं काफी हायरिंग करता हूँ, टिपिकल डे में 7 या 8 इंटरव्यू लेता हूँ। अभी इस महीने तो चल रहा है प्रोसेस। लेकिन मेरा इंटरव्यू का तरीका ये है कि बेसिक एक सबसे जूनियर रिक्रूटर मैंने रखा है, जिसको दिमाग नहीं लगाना है, उसे कैंडिडेट सेलेक्ट करना नहीं है। उन्हें कैंडिडेट इसलिए सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि 90% कैंडिडेट वैसे यूजलेस आने वाले, तो आप दिमाग लगाओ मत, तो 10% को फिल्टर ना कर दो आप, तो दिमाग मत लगाओ। जो ऑफिस मिलने को आ सकता है उसको पूछो ये काम है, करेगा? हाँ बोला, ऑफिस भेज दो, और 15 मिनट की मीटिंग होगी, बता दो। करेक्ट। उसमें से एवरेज एक कैंडिडेट को मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलता हूँ। करेक्ट। और वो 5 मिनट के अंदर रिजेक्ट हो जाते हैं। तो वही, पर जो कैंडिडेट पसंद आया उसके साथ मैं 2 घंटे स्पेंड कर लेता हूं। करेक्ट। तो कैंडिडेट का समय खराब कर रहा हूं मैं यहाँ बुलाने के लिए, लेकिन मुझे भी तो फिल्टर करना है। 300 लोगों ने अप्लाई किया है। वही मतलब लोग ये नहीं सोच रहे कि वो मैनेजर पे क्या बीत रही है, कि कितना टाइम वेस्ट हो रहा है एकदम बेकार कैंडिडेट्स के। ना आप बेकार कैंडिडेट नहीं हो, लेकिन वो सब भीड़ में आपका भी रिज्यूमे गया। तो इसीलिए अगर ऐसे मैनेजर को कोई दोस्त, रिलायबल दोस्त बोल देता है कि अरे ये रिज्यूमे है, इसको मैं जानता हूं, तो फिर तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट 2 घंटे की इंटरव्यू के लिए बुला लेगा। राइट। और चांसेस बढ़ जाते हैं। अपना बंदा प्रतीक यहाँ बैठा है कैमरा के पीछे, प्रतीक बोलेगा कि मेरा फ्रेंड है, इसको मिल लो, तो कोई मैं मना थोड़ी करूंगा, 100% बुला लो, मिल लूंगा। एग्जैक्टली। कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करेंगे, और कई बार ऐसे लोगों के लिए पोजीशन बन भी जाती है कि अच्छा बंदा दिख रहा है, रिलायबल लोग नहीं मिलते, मिल रहा है तो चलो कुछ कर लेते हैं। और क्या हुआ है कि इंडिया में 91 से जो ओपन अप हुई है इकोनॉमी, उसके वजह से कंपनीज में प्रोफेशनलिज्म आई है। तो ये सब जो कर रहा है पहचान वगैरह के थ्रू, उनके थ्रू इंटरव्यू मिलेगा आपको, जॉब नहीं मिलने वाला। 100%, राइट। 100%। वो लोग अगर आप ये नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, तो जॉब नहीं देंगे, क्योंकि उनको पैसा बनाना है। उनको मतलब फालतू के किसी को लेके कंपनी में डाल दिया तो पूरी कंपनी को प्रॉब्लम होती है, बाकी सब लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा मत समझो कि पहचान के थ्रू अप्लाई किया तो आप कुछ गलत कर रहे हो। आप खुद को हेल्प कर रहे हो, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो मैनेजर को हेल्प कर रहे हो कोई अच्छा कैंडिडेट ढूंढने में। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 100%। दूसरा नेक्स्ट इज कि आप जब अप्लाई कर रहे हो
बड़ी कंपनी को मत अप्लाई करो। मतलब बड़ी कंपनी के उनके स्टैंडर्ड प्रोसेसेस होते हैं, उसके थ्रू अप्लाई करो, ठीक है, लेकिन चांसेस कम रहते हैं क्योंकि बड़ी कंपनी के सब बड़े बड़े प्रॉब्लम्स रहते हैं, लंबे प्रोसेसेस रहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड रहता है। उन्हें मैं कुकी कटर मॉडल बोलता हूं उनको। हाँ, एक कॉलेज में वो आए हैं, राइट, एक कॉलेज से जितने भी लोगों का इंटरव्यू होगा सब सेम कॉलेज में पढ़े हैं, सबको सेम सैलरी मिलेगी, भले ही किसकी कैपेबिलिटी ज्यादा हो कम हो, क्योंकि आपस में उनको खराब ना लगे। और वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के थ्रू आप एक फैक्ट्री में एक तरह से रॉ मटेरियल की तरह अंदर जा रहे हो। फिर आगे साल 2 साल में ग्रोथ का कुछ अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं, लेकिन अगर हो सकता है आप में कैपेबिलिटी है लेकिन आपके पास वो MBA की डिग्री नहीं है, तो वो आपको मिलेंगे भी नहीं उस कंपनी में। एग्जैक्टली जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचेगा ही नहीं। उनके सब क्राइटेरिया 60% मार्क्स रहने चाहिए, ऐसा सब कुछ रहता है। छोटी कंपनी 50 से 200 300 लोगों की जो कंपनीज है, वहां पे चांसेस ज्यादा अच्छे रहते हैं क्योंकि उन लोगों को अच्छे लोगों की जरूरत रहती है और ऐसे सब प्रोसेसेस नहीं रहते हैं कि जो आपको दरवाजे से ही ढकेल के बाहर निकाल दे। मैं अपने 12th का मार्क्स बता दूं, बोला 60% का कट ऑफ है, तो मैं आपको अपने 12th का परसेंटेज बताता हूँ, लेकिन सिंस मैं क्या बोलते हैं सारी शर्म साइड में रख के आपको अपने परसेंटेज बता रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक दबाइएगा। 59% आए थे मुझे 12th में। तो हाँ, और है मेरे कस्टमर्स है कुछ जो 10th और 12th का परसेंटेज और 70% नहीं है तो रिजेक्ट, आगे जाता ही नहीं है रेज्यूमे। ऐसे कस्टमर्स भी है मेरे, लेकिन जो थोड़ी बड़ी कंपनी रहती है, छोटी कंपनीज में ऐसा कुछ रहता नहीं है। बड़ी कंपनी की अपनी वजह ये करने के लिए, लेकिन एक कैंडिडेट के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि आप एक मिड साइज कंपनी में जाओ, एकदम ही छोटे 3 लोगों की कंपनी में मत जाओ। वहां पर बहुत आप खो जाओगे, आपको ट्रेन करने के लिए, सिखाने के लिए भी किसी के पास टाइम नहीं होगा। बट एक और उनको मतलब शायद अफोर्ड भी करना पाए। राइट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। बट एक मिड साइज कंपनी जो 50 से 300 लोगों के बीच है, वहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, बिजनेस चल रहा है, आप इंपॉर्टेंट भी रहेंगे सिस्टम में, आपको ग्रोथ भी मिलेगा। लेकिन ऐसी अगर कंपनी है, आप उसके वेबसाइट पे गए और वहां पे कोई लिस्टिंग नहीं है कि जॉब ओपनिंग नहीं है, तो क्या करोगे? हाँ, तो फिर रीच आउट करना पड़ेगा किसी को। रीच आउट एनीवे, वो वेबसाइट के थ्रू अप्लाई मत करो। वो वेबसाइट पे जो रेज्यूमे डालते हैं वो कोई तो ब्लैक बॉक्स में जाते हैं, कोई उसको दिखता नहीं है। कोई भी कंपनी को अप्लाई करना है तो कहीं से कहीं कुछ पहचान निकालो और उसके थ्रू अप्लाई करो। दैट इज फर्स्ट। सेकंड इज उनकी जॉब ओपनिंग नहीं भी हो फिर भी अप्लाई करो, क्योंकि कोई भी वो साइज की अगर कंपनी है और उनको कोई अच्छा कैंडिडेट मिल गया तो वो रोल क्रिएट कर लेते हैं। बराबर है। और काफी सारे तो ऐसे रहते हैं कि ओपनिंग रहता है, वो थोड़ा सा ढूंढना चालू करते हैं कि इंटरनली कोई मिलता है क्या, रेफरल के थ्रू कोई मिलता है क्या, और उतने में ही फिलअप हो जाता है जॉब। तो इसीलिए वेबसाइट पे लिस्ट होता भी नहीं है वो। तो ओपनिंग के लिए मत रुको। ऐसा मत पूछो किसी को कि ओपनिंग है क्या, ऐसा पूछो कि मेरा फॉरवर्ड करोगे क्या रेज्यूमे। ओपनिंग है क्या मत पूछो। ओपनिंग ना हो ओपनिंग के बिना मुझे मिला दो वहां पर। मिला दो, किसी से मिला दो। जॉब मिला दो नहीं, किसी से मिला दो, कंपनी में किसी से मिला दो। थर्ड इज कि कंपनी के HR को मत कांटेक्ट करो। HR अपने आप को दरबान जैसे सोचते हैं कि वो सिक्योरिटी है, कि कोई भी अंदर आ रहा है उनको बाहर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। क्योंकि HR के लिए रिजेक्शन इंपॉर्टेंट है। जो बिजनेस लीडर्स है, जो मैनेजर्स है, जिनको काम करवा के लेना है, दे विल थिंक पॉसिबिलिटी। उनको विजन होती है कि अरे आज कुछ ओपनिंग नहीं है, लेकिन ऐसा वाला कैंडिडेट रहा तो फिर मैं ये कर सकता हूँ, वो प्रोजेक्ट में एडिशनल ये कर सकता हूँ। तो कभी भी आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका कांटेक्ट जाए कोई बिजनेस लीडर के पास, वरना टेक्निकल पर्सन के पास, और जितना सीनियर उतना अच्छा। ऐसा मत सोचो कि सीनियर है तो वो देखेंगे भी नहीं। बराबर किसी पहचान के थ्रू फॉरवर्ड हुआ है रेज्यूमे तो सब लोग देखते हैं, कितने भी बिजी हो तो भी रेज्यूमे फॉरवर्ड किया हुआ रेज्यूमे देखते हैं सब लोग। अगर किसी के रेफरेंस से ईमेल आया है तो 100% अटेंशन तो मिल जाएगा। कुछ नहीं तो कम से कितना बहुत सीनियर हो तो वो ये करेंगे कि कंपनी में बराबर पर्सन को वो रेज्यूमे फॉरवर्ड होगा। वो इंपॉर्टेंट है। वेरी इंटरेस्टिंग। यस। सो जॉब एप्लीकेशन करते समय अभी एक फ्रेशर के पास शायद इतने
रिलेशनशिप्स ना हो, राइट, तो उन्हें क्रिएट कैसे करें? हाँ, तो अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, हाँ, कि कोई भी हो, जॉब खोजना शुरू करने से पहले आपका लिंक्डइन अपडेट करो। ओके। और बहुत सारा डिटेल, मतलब हर एक एजुकेशनल, मतलब आप अगर जूनियर हो, हाँ, तो फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिटेल्स डालो, क्या क्या कोर्सेज किए हुए हैं। थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर है तो फोकस ज्यादा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस पे फोकस चाहिए। और हर एक रोल, हर एक जॉब जो आपने किया हुआ है पहले, उसके कम से कम 4-5 लाइन डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि तुमने क्या किया। इंटरेस्टिंग। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा एक वीडियो बनाऊं जहां पे मैं एक फ्रेशर के साथ बैठूं और उनका लिंक्डइन अपडेट करके आपको दिखाऊं कि ये काम कैसे होता है, तो आप कमेंट में रिक्वेस्ट कीजिए, वो वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन आप कमेंट में रिक्वेस्ट करेंगे तब ही बनाऊंगा। और ये है बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज। तो लिंक्डइन अपडेट करना है, लिंक्डइन अपडेट करना है। उसके बाद लिंक्डइन पे जो भी कोई पहचान हो आपकी, सबको ऐड करो, सबको ऐड करो। आपके सब क्लासमेट्स को ऐड करो, जो सीनियर्स आपको पता है उनको ऐड करो। और ऐसा नहीं है कि जिगरी दोस्त को ही ऐड कर सकते हैं। कोई सीनियर कॉलेज में टॉक देने आया था, हाँ, उन्हें ऐड करो, मैसेज भेजो, सर मैंने आपका टॉक सुना था, अच्छा लगा था, ये। और ऐसा जस्ट ब्लैंक रिक्वेस्ट मत भेजो, नोट के साथ। हर एक इसके साथ नोट भेजो कि क्यों आप ऐड करना चाहते हो। राइट। तो वो अपने प्रोफेसर्स को ऐड करो, टीचर्स को ऐड करो। प्रोफेसर्स टीचर्स लिंक्डइन अच्छा से यूज नहीं करते हैं। आपके पेरेंट्स को ऐड करो, चाचा चाची को ऐड करो, पेरेंट्स के फ्रेंड्स को ऐड करो। जो भी आपका नाम देख के एक्सेप्ट कर लेगा, पहचानता है आपको कि अरे हाँ ये तो ये है, वो सब लोग को ऐड करो। 100, 200, 300, 400 अगर पॉसिबल हो सकता है। आपके जाके आपके इंस्टाग्राम पे देखो कौन कौन कनेक्टेड है, सबको लिंक्डइन पे ऐड करो। उसके बाद 200-300 लोग तो अब निकल ही जाएंगे आपके। हाँ, मतलब आप तो एक सेल्फी डाल दे होते हो तो 300 लाइक आते हैं इंस्टाग्राम पे, तो वही लिंक्डइन पे रिक्रिएट करना है। फिर उसके बाद अगर आपको कोई कंपनी में इंटरेस्ट है, तो वो कंपनी पे जब आप लिंक्डइन सर्च करते हो, तो लिंक्डइन आपको बताता है कि ये कंपनी में आपके कौन कौन से कॉन्टैक्ट है। या फिर सेकंड डिग्री कॉन्टैक्ट बोलते हैं कि आपके कौन से कॉन्टैक्ट का ये कंपनी में कॉन्टैक्ट है। तो आप उसको बोल सकते हो कि अरे आप शायद वो कंपनी में किसी को जानते हो और आप मुझे जानते हो, तो मेरा रिज्यूमे आप फॉरवर्ड कर सकते हो क्या। राइट। तो ऐसा करके नेटवर्क को लेवरेज कर सकते हैं। ये जॉब साइट पे जाने से ज्यादा 10 गुना 100 गुना ज्यादा वैल्यूएबल चीज है ये। क्योंकि जॉब साइट तो छोड़ो, ये आपके ये जॉब सर्च से 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों बोलो? जॉब सर्च से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि आपका रेज्यूमे या जॉब पता होना ओपनिंग है और एक अच्छा इंट्रोडक्शन मिलना वाया सम लीड, दैट्स अ बिग डिफरेंस। ये जॉब सर्च 2 महीने बाद आपको जॉब मिल जाएगा और ये जॉब सर्च का इंपॉर्टेंस गया। ओके, आई गेट इट। ये कॉन्टैक्ट्स 40 साल बाद तक तुमको काम आने वाले हैं। और क्या है कि कॉन्टैक्ट से मतलब आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते कैसे हैं। तुम सोचो कि किसी के 5 कॉन्टैक्ट है तो उसके अगले महीने में कितने ऐड होंगे, और किसी के 500 है उसके कितने ऐड होंगे, बोलो। बराबर है, देयर इज अ कंपाउंडिंग इफेक्ट टू इट। एग्जैक्टली, कि आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ योर एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स। तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे बढ़ते हैं, शुरुआत में एकदम स्लो है, बाद में स्पीड में बढ़ते जाते हैं। और ये कॉन्टैक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक जॉब के लिए नहीं, लेकिन आप जॉब कर रहे हैं तब सेल्स के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए, इंटरेस्टिंग डील्स के लिए, बहुत अलग अलग चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इनफैक्ट अगर आपने कहीं भी इंटर्नशिप की है या जॉब की है, आपके सारे कलीग्स, सीनियर्स, जूनियर्स, सबको आपको लिंक्डइन पे ऐड करना चाहिए। और लिंक्डइन पे एक रिकमेंडेशन का फीचर होता है कि आप मुझे रिकमेंड कर दो। जब आप किसी जॉब में हो और अच्छा काम कर रहे हो, आपको लगता है आप अपने किसी सीनियर या कलीग से वो रिकमेंडेशन मांग सकते हो। जॉब के दौरान ही मांग लो, क्योंकि एक बार आपने वो जॉब छोड़ दी है, आप उस कंपनी के बाहर हो, तब आपके लिंक्डइन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होना और आपको रिकमेंडेशन मिलना, दोनों के चांसेस जो है आप कह सकते 2 से 3 गुना कम हो जाते हैं। तो ये एक और, अगर लिंक्डइन की बात करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू लिंक्डइन। सो जॉब सर्च के लिए एनी अदर थिंग्स व्हिच यू वांट टू शेयर? ठीक है, आपको कॉन्टैक्ट मिल गया है, आपको टारगेट कंपनी मिल गई है, अभी रिज्यूमे कैसे भेजना है, इस पे भी काफी जगह मार खा जाते हैं।
एप्लीकेंट्स। ओके, सो सबसे पहले सिर्फ रेज्यूमे नहीं भेज सकते। सब्जेक्ट लाइन में सिर्फ रेज्यूमे लिख के रेज्यूमे अटैच कर दिया, ऐसा नहीं भेज सकते हैं। आपको अच्छी सब्जेक्ट लाइन और ईमेल या मैसेज के अंदर एक अच्छा इंट्रोडक्शन, राइट। ये इंट्रोडक्शन को पहले कवर लेटर बोलते थे, अभी कवर ईमेल बोल सकते हैं। पर वो कवर लेटर जो है ना, जब हम लेटर सोचते हैं हम सोचते हैं इतना बड़ा होना चाहिए। हाँ, मैं कहता हूँ एक अच्छा पैराग्राफ या 2 छोटे पैराग्राफ, हाँ, बहुत हो गया। उसका साइज बढ़ाओ। तो कवर लेटर अच्छे से कैसे लिखे या ये इंट्रोडक्शन ईमेल में जो लिखते हैं अच्छे से कैसे लिखे, इसके ऊपर मेरा पूरा एक वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको देने वाला हूँ। करेक्ट, तो वो वीडियो देखो। बट बेसिक आइडिया ये है कि कवर लेटर में ये समझना चाहिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, 1-2 लाइन में आप ये जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, एंड मेरा रेज्यूमे अटैच्ड है, ऐसा। और सब्जेक्ट में ये सब एक लाइन में पता चलना चाहिए कि ये मेरा रेज्यूमे है, मेरा बैकग्राउंड ये है। मतलब सब्जेक्ट लाइन भी वो एपिसोड में कवर्ड है। सब्जेक्ट लाइन कवर्ड है, लेकिन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ बैड सब्जेक्ट लाइन एंड अ गुड सब्जेक्ट लाइन। बैड सब्जेक्ट लाइन इज रेज्यूमे। ये मैं बहुत देखा है। और सब्जेक्ट लाइन ही नहीं, वो तो गारंटी है कि वो रिजेक्ट ही होने वाला है। अच्छा सब्जेक्ट लाइन ऐसा होता है कि रेज्यूमे ऑफ अंकुर अग्रवाल, 4 years एक्सपीरियंस जावा। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। कंटेक्चुअल बना दिया, मेक सेंस। दैट्स वो पहली बात है। दूसरी बात ऐसी है कि रेज्यूमे को कंपनी के हिसाब से कस्टमाइज करो। ओके, तो आपके रेज्यूमे में 10 चीजें हैं, आपने 10 चीजें किए हुए हैं, या तो आपने को अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है, फिर भी आपने 15 कोर्सेस किए हुए हैं, प्रोजेक्ट्स क्या क्या किए हुए हैं। तो पहले देखो कि जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो वो कंपनी में क्या काम होता है, उनको क्या इंटरेस्ट है, और वो वाली चीजें ऊपर और दूसरी वाली चीजें नीचे, ऐसे करो। ऊपर जो एक रेज्यूमे में ये लाइन रहती है, टॉप वाली जो लाइन रहती है, उसमें वो चीजें डालो आपके बैकग्राउंड में से जो आपको लगता है कि कंपनी को इंटरेस्ट होगा, राइट। ये है सिर्फ एम्फेसिस, प्रायोरिटी चेंज करने की वाली बात है। झूठ मत बोलो। जो कंपनी के लोग हैं उनको इतना एक्सपीरियंस है कि आपकी झूठ पकड़ी जाएगी, और अगर उनको पता चला कि झूठ बोला है आपने रेज्यूमे में, तो इंस्टेंटली आपके चांसेस 0। जॉब मिलने के बाद भी नौकरी चली जाती है अगर आपके रेज्यूमे में कुछ गलत बाद में पाया जाता है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। झूठ मत बोलो, लेकिन डेफिनेटली प्रायोरिटाइज करो कि ऐसे आपका रेज्यूमे करो कि उनको लगना चाहिए कि अरे ये तो मेरे ये रोल के लिए परफेक्ट है। 300 कंपनी में रैंडम तीर चलाओ, उससे अच्छा 15-20 कंपनी में अच्छे से हर एक कंपनी के लिए 1 घंटा रिसर्च करके अप्लाई करो। ऐसा आपके साथ कितनी बार हुआ है कि कोई कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आ गया है, और उसे ये भी नहीं पता कि कंपनी करती क्या है? बहुत बार ऐसा होता है, एंड वो वापस मतलब जो भी इंटरव्यूअर के साथ मैंने बात की है, वो उन लोगों को अच्छा लगता है ये क्वेश्चन पूछना कि आपने इधर क्यों अप्लाई किया। और अगर आप अच्छा जवाब दे नहीं पाए तो चांसेस काफी कम हो जाते हैं। एंड उस कंपनी में जो लोग काम करते हैं, उनके सीईओ जो है, उनके हो सकता है यूट्यूब पर आपको कोई वीडियो मिले, लिंक्डइन पे उनके प्रोफाइल में वो कुछ एक्टिविटी में पोस्ट शेयर कर रहे हो, कोई इवेंट में उन्हें अवार्ड मिला, कोई इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हो, या कोई इवेंट में उनका पार्टिसिपेशन हो, तो पब्लिक में आपको उनके पर्सनल्स जो उनके एग्जीक्यूटिव्स है उनके बारे में या कंपनी के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उस इन्फॉर्मेशन को आप स्टडी करके कंटेक्चुअलाइज कर सकते हो कि मैंने देखा आपकी कंपनी ने ये किया था, यहाँ पे आपके सीईओ ने ये कहा था, मुझे अच्छा लगा, या फिर अगर जिससे आप मिल रहे हो उन्होंने कुछ लिखा था तो इससे मैं एग्री करता हूँ। तो आप कंटेक्चुअलाइज करो कि आपने एफर्ट डाला है इस कंपनी को समझने के लिए, राइट। सो दैट ऑल्सो राइट कि कोई आपको अप्लाई कर रहा है क्योंकि मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो आप सोच रहे हो कि मुझे क्या मिलेगा इस नौकरी से, लेकिन मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस जॉब में क्योंकि मुझे इस काम में इंटरेस्ट है। हर कोई चाहता है कि वैसे व्यक्ति के साथ हम जुड़े जिनको इंटरेस्ट हो इस काम में, तो अपना इंटरेस्ट दिखाइए। और ये जो है कि हर एक एप्लीकेशन के लिए इतनी प्रिपरेशन कि मिनिमम तो 2 घंटे तो हो ही गए यहाँ पे। तो इतनी प्रिपरेशन लोग करते नहीं है। वो बोलते हैं अरे मुझे तो 300 कंपनीज को अप्लाई करना हो, हर एक के लिए मैं इतना करूंगा तो कैसे करूंगा। ये गलत बात है। इतने कंपनीज को मत अप्लाई करो, कम कंपनीज को अप्लाई करो, लेकिन हर एक के लिए इतना प्रिपरेशन करो। ये सोचो कि ये इन्वेस्टमेंट है।
आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलने वाला है कि आपको एक नौकरी मिलने वाली है जो आप 3 साल तो मिनिमम करने वाले हो। तो 3 साल की नौकरी के लिए 2 घंटे into 15 समझो 30 घंटे की आप 30 घंटे मेहनत कर रहे करो। फेयर इनफ, इट्स अ रीजनेबल इन्वेस्टमेंट, राइट? एंड एटलीस्ट ये किए बिना कंप्लेन मत करो कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही। लाइक काफी लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, मुझे नौकरी दिला दो, राइट? तो अगर मैं उनसे पूछूं कि आपने कितनी मेहनत की है, आपने कवर लेटर्स कैसे लिखे, रेज्यूमे कैसे बनाया, उससे मैं पूछने लगूं तो इतनी मेहनत कौन करेगा? एग्जैक्टली तो ये तो अब इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, आई थिंक दीज आर वेरी ग्रेट पॉइंट्स। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काबरा जी का एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, इंग्लिश में है, जिसका नाम है फ्यूचर IQ, जिसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें कवर होती है, फॉरेन एजुकेशन से लेकर साइकोलॉजी तक। आई थिंक आपको उस पॉडकास्ट को चेकआउट करना चाहिए, उसका लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ। सो क्या सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए एक फ्रेशर के पास जॉब में, करियर में सक्सीड होने के लिए? इस टॉपिक पर भी जो है काबरा जी के साथ मेरा इंटरव्यू है। और क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी नौकरी ले जाएगा, इस पर भी हमारा एक डिबेट है, उन वीडियोस को भी देखेगा। तो आपके पास अब अच्छा खासा नेक्स्ट 1 घंटा और काबरा जी को सुनने का मौका है। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स है। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।